हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल मॉक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 17 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये जो मॉक सीरीज़ है ये आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी ये मॉक सीरीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। इस सीरीज़ में हमारे द्वारा करंट के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं, ताकि करंट अफेयर्स भी आपके इसी मॉक सीरीज से ही कवर हो जाए। और आज से आपको इस सीरीज में हिंदी के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग इस सीरीज को एंड तक जरूर फॉलो कीजिए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.4 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी ये आपके पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसके काल की अगर हम बात करें, इसका समय कब से कब तक था, वर्ष 1956 ईस्वी से लेकर वर्ष 1961 ईस्वी तक चली थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित इस योजना का लक्ष्य तीव्र औद्योगिकीकरण था। इसके लिए भारी तथा मूल उद्योगों पर विशेष बल दिया गया और इन मूल महत्व के उद्योगों यानी कि लौह एवं इस्पात, अलौह धातुओं, भारी रसायन, भारी इंजीनियरिंग और मशीन निर्माण उद्योगों को बढ़ावा देने का दृढ़ निश्चय इसमें किया गया। और देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 ईस्वी तक चली थी। और यह पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। और देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना तो थी आपकी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित, जबकि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना ये आपके वर्ष 1961 से लेकर वर्ष 1966 ईस्वी तक चली थी। और ये योजना किस मॉडल पर आधारित थी, सैंडी तथा सुखमयी चक्रवर्ती मॉडल पर ये आधारित थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं, नोट डाउन जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई। देखिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है ये प्रारंभ की गई वर्ष 1999 ईस्वी में। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1 अप्रैल वर्ष 1999 ईस्वी को यह योजना प्रारंभ की गई। देखिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना गाँव में रहने वाले गरीबों के लिए एक योजना है और इसको 1 अप्रैल 1999 ईस्वी को प्रारंभ किया गया। और इस योजना में पहले से चल रही 6 योजनाओं का विलय किया गया। 6 योजनाओं का इसमें विलय किया गया इस योजना में। और कौन कौन सी ये 6 योजनाएं थी ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो ये योजना थी, पहली योजना की अगर हम बात करें तो पहली योजना थी समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम। दूसरी योजना थी स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम। तीसरी थी ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम। चौथी थी ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजारों की किट की आपूर्ति का कार्यक्रम। और 5वीं थी गंगा कल्याण योजना। और 6ठी थी आपकी 10 लाख कुआं योजना। तो इन 6 योजनाओं का विलय जो है ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में किया गया। और इसको कब प्रारंभ किया गया, वर्ष 1999 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना किस वर्ष की गई। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। कंप्लीट कर लीजिएगा इसको, सेंटेंस को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है इसकी स्थापना की गई वर्ष 1993 ईस्वी में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है और इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को की गई थी। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत की गई और यह संविधान द्वारा अभिनिश्चित तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों से निर्मित व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षक है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है, यानी कि इसमें कई सदस्य हैं। तो बहुसदस्यीय निकाय है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। और इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। रंगनाथ मिश्र इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान यानी एरीज का गठन किस वर्ष किया गया? देखिए, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान यानी एरीज जो है इसका गठन किया गया वर्ष 1954 ईस्वी में। ऑप्शन 4 तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान यानी एरीज तारा व भौतिकी शोध संस्थान है और इसका गठन वर्ष 1954 ईस्वी में राजकीय वेधशाला के रूप में वाराणसी में हुआ। राजकीय वेधशाला के रूप में इसका गठन कब कहां पर किया गया? वाराणसी में किया गया वर्ष 1954 ईस्वी में। और एरीज को वर्ष 1955 ईस्वी में नैनीताल के शेर का डांडा में स्थानांतरित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि एरीज को वाराणसी से नैनीताल के शेर का डांडा में कब स्थानांतरित किया गया? तो कब किया गया? वर्ष 1955 ईस्वी में किया गया। और एरीज को वर्ष 1961 ईस्वी में नैनीताल के मनोरा पहाड़ी में लाया गया। और एरीज की वर्ष 2004 में स्वयं तत्व संस्था इसको बनाया गया। स्वयं तत्व संस्था जो है इसको बना दिया गया कब? वर्ष 2004 में। ये भी आप ध्यान रखेंगे, स्वयं तत्व जो संस्था है इसको बनाया गया वर्ष 2004 में। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य में पंवाली कांठा केदार यात्रा किस बुग्याल से प्रारंभ होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, राज्य में पंवाली कांठा केदार यात्रा जो है ये प्रारंभ होती है किस बुग्याल से? पंवाली कांठा बुग्याल से। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सेशन पसंद आ रहा है आप लाइक कर लेना है आपको। और जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, आप सभी के लिए आज से इसमें हिंदी के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं, साथ ही साथ आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको जीके जीएस के क्वेश्चन तो आपको मिलते ही हैं, उत्तराखंड भी इसमें इंक्लूड की गई है। तो आपके डेली आपको ये सेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है जो कि आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जल्द ही आपका जुलाई महीने में फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को आप सभी लोग शेयर कीजिएगा। तो हिंदी जो है वो इम्पॉर्टेंट है आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए, तो आप सभी लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट जरूर कीजिए और हर क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर कमेंट करने की कोशिश जरूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप सभी लोग शेयर कीजिए इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। देखिए, पंवाली कांठा केदार यात्रा जो है ये पंवाली कांठा बुग्याल से प्रारंभ होती है। पंवाली कांठा केदार यात्रा प्रायः किस माह में होती है ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो अगस्त या सितंबर माह में ये यात्रा होती है और यह यात्रा पंवाली कांठा बुग्याल से प्रारंभ होकर त्रिजुकी नारायण होते हुए केदारनाथ पहुंचती है। अगला क्वेश्चन है आपका, कमलेश्वर मंदिर प्रसिद्ध है। देखिए, कमलेश्वर मंदिर
क्यों प्रसिद्ध है, किस रूप में ये प्रसिद्ध है, ये आपको पता रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमलेश्वर जो मंदिर है ये प्रसिद्ध है पुत्र दाता के रूप में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कमलेश्वर मंदिर जो है ये आपके किस जनपद में स्थित है, पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में यह मंदिर स्थित है जो महादेव को समर्पित है। यह मंदिर महादेव का मंदिर है, यानी कि शिव को ये मंदिर समर्पित है और यह गढ़वाल में स्थित प्राचीन शिवालयों में से एक है। और इस मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? इस मंदिर का जीर्णोद्धार उद्योगपति बिड़ला ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। कमलेश्वर मंदिर जो है ये पुत्रदाता के रूप में प्रसिद्ध है और संतान प्राप्ति हेतु बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हाथ में दिया रखकर महिलाएं पूजा करती है। किस दिन करती है? तो बैकुंठ चतुर्दशी के दिन महिलाएं जो है ये हाथ में दिया रखकर पूजा करती हैं संतान प्राप्ति के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, मनेरी डैम निम्न में से किस नदी पर स्थित है? देखिए मनेरी डैम स्थित है आपके किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अभी हाल ही में इस डैम का जल स्तर बढ़ गया था, मनेरी डैम का, तो ध्यान रखेंगे अभी ये चर्चा में है ये डैम जो है मनेरी डैम। तो अभी हाल ही में इस डैम का जल स्तर बढ़ जाने के कारण कुछ लोग इस डैम में फंस गए थे, इसलिए ये डैम अभी चर्चा में है। देखिए मनेरी की बात करें तो उत्तराखंड राज्य का एक छोटा सा शहर है मनेरी, जो कि एक पर्यटक स्थल है और यह भागीरथी नदी के तट पर उत्तर काशी के उत्तर की ओर 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और यह ट्रैवलिंग ट्रैक, पर्वतारोहण और सफ़ेद पानी राफ्टिंग जैसे पर्यटकों को स्थानीय लोगों के बीच साहसिक खेलों के लिए भी पसंदीदा स्थान है। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे कम बेरोजगारी की रैंकिंग में उत्तराखंड किस स्थान पर पहुंच गया है? देखिए सबसे कम बेरोजगारी की रैंकिंग में उत्तराखंड जो है ये किस स्थान पर पहुंच गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12वें स्थान पर। करंट का क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखिए, 12वें स्थान पर उत्तराखंड पहुंच गया है इस समय। देखिए अभी हाल ही में एक डेटा प्रदर्शित किया गया है जिसमें कहा गया है, डेटा किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है ये भी आपको पता रहना चाहिए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा यह डेटा प्रदर्शित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उत्तराखंड ने उत्तर प्रदेश को पीछे कर दिया है बेरोजगारी के मामले में। और उत्तराखंड राज्य में एक महीने में लगभग 2% बेरोजगारी बढ़ी है। तो डेटा के अनुसार उत्तराखंड उन 10 राज्यों की सूची से बाहर निकल गया है जिसमें सबसे कम बेरोजगारी थी। अब वह बाहर निकलकर कौन से स्थान पर पहुंच गया है? 12वें स्थान पर, यानी 12वें पायदान पर उत्तराखंड राज्य पहुंच गया है, यानी सबसे कम बेरोजगारी की रैंकिंग में उत्तराखंड 12वें पायदान पर है। इससे पहले वह रैंकिंग में 7वें पायदान पर था। आपसे पूछा जा सकता है कि 12वें रैंकिंग पर पहुंचने से पहले उत्तराखंड किस रैंकिंग पर था? तो 7वें रैंकिंग पर था, 7वें पायदान पर ये पहुंचा था। आपको ये भी मैंने बताया था पिछले जो सीरीज आपकी चली थी, तो आपको कंटिन्यूअसली करंट अफेयर्स भी इसी मॉक सीरीज में ही प्रोवाइड कराई जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस सेशन को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। पसंद आ रहा है लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा आज का ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे तो हम भी मोटिवेट होते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो डेली आपको ये सेशन प्रोवाइड कराने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला देखिए, भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर कौन सा है? इनमें से कौन सा है विक्ट्री टावर? भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर कौन सा है ये आपको बताना है। जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर की बात करें तो ये कौन सा है? फतेह बुर्ज है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फतेह बुर्ज जो है ये पंजाब के
पंजाब राज्य के कहाँ पर स्थित है? मोहाली में स्थित है। पंजाब राज्य के मोहाली में स्थित है फतेह बुर्ज। अगर आपसे गांव पूछा जाए कि पंजाब राज्य के किस गांव में फतेह बुर्ज स्थित है, तो गांव का नाम है चुधड़-चिड़ी गांव में स्थित है फतेह बुर्ज। और इसकी हाइट की अगर हम बात करें तो 328 फीट इसकी हाइट यानी ऊंचाई है। देखिए कुतुब मीनार की बात करें, कुतुब मीनार से भी क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछे जाते हैं, तो कुतुब मीनार की हम बात कर लेते हैं। इसके निर्माता कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, ये कुतुब मीनार के निर्माता थे और इसका निर्माण पूर्ण किसने किया था? इल्तुतमिश ने। और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 238 फीट इसकी हाइट है। किसकी? कुतुब मीनार की। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आयोग द्वारा अक्सर ट्रेनिंग में रहते हैं, त्योहारों से लेकर, इसके अलावा नृत्यों से लेकर, शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं राज्यों से संबंधित, उनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है इनमें से कौन सा? नौका दौड़। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर है। किस त्योहार के समय नौका दौड़ या बोट रेस की जाती है, ये भी पूछा जा सकता है। तो किस त्योहार के समय? देखिए केरल राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है ओणम जो त्योहार है, इसके समय नौका दौड़ या बोट रेस की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके अलावा एक चीज और ध्यान में रखें कि तमिलनाडु में एक त्योहार होता है जिसका नाम है पोंगल त्योहार। पोंगल नाम का त्योहार आपने सुना होगा, तो तमिलनाडु में ये मनाया जाता है। पोंगल जो त्योहार है, इस त्योहार के मौके पर, पोंगल के मौके पर जलीकट्टू या सांडों की दौड़ की जाती है। तो पूछा जा सकता है कि किस त्योहार के अवसर पर सांडों की दौड़ या जलीकट्टू की जाती है, तो ये कौन सा त्योहार है? पोंगल त्योहार है। और कहाँ पर ये किया जाता है? तमिलनाडु राज्य में। तो एक एक आपको पॉइंट बता दिया जाता है ताकि आपसे आयोग कोई भी क्वेश्चन पुट अप करे तो आप करेक्ट आंसर करके आएँ। तो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करके ये सीरीज़ बनाई जा रही है, तो आप सभी लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा इस सीरीज़ को। इसके अलावा देखिए जुजुल्सु त्योहार की अगर हम बात करें तो जुजुल्सु ये जापानी मार्शल आर्ट है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, जापानी मार्शल आर्ट है आपका क्या? जुजुल्सु। कहीं पर आपसे पूछ दिया जाए बताइए जुजुल्सु क्या है, तो आपको पता रहना चाहिए ना, तो आप तभी तो करेक्ट कर पाएंगे। तो एक एक पॉइंट आप नोट डाउन करते रहें। अगला क्वेश्चन है आपका, गढ़वाल का शिवाजी किसे कहा जाता है? देखिए गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है किसको? फतेह शाह को। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए हरिकृष्ण रतूड़ी के अनुसार फतेह शाह की संरक्षिका कौन थी? राजमाता कटौची फतेह शाह की संरक्षिका थी। और कवि मतीराम ने फतेह शाह के समय को गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा। फतेह शाह ने समुद्रगुप्त की भांति मुद्रा लेख लिखवाया था, यह आप ध्यान रखेंगे। एक तो समुद्रगुप्त ने मुद्रा लेख लिखवाया था, इसी की भांति फतेह शाह ने भी मुद्रा लेख लिखवाया था। अगला क्वेश्चन है आपका, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? देखिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम ये लागू किया गया वर्ष 1972 ईस्वी में। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 एक भारतीय संसदीय अधिनियम है जो पौधों तथा जंतुओं की प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करता है। वन्यजीव के संरक्षण के लिए उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान, 7 वन्यजीव विहार, 4 संरक्षण आरक्षित, इसके अलावा 1 उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान व 1 जैव सुरक्षित
क्षेत्र है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत कब की गई? देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा शुरुआत की गई इसकी आजादी का अमृत महोत्सव की, तो कब की गई ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है 2015, 2017, 2019, 2021। तो आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई थी वर्ष 2021 में। 12 मार्च 2021 से इसकी शुरुआत की गई थी। केंद्र सरकार ने 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2022 तक भारत की आज़ादी की 75 भारत के आज़ादी के 75 सप्ताह पहले आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत की। और इस महोत्सव के प्रथम प्रवेश के लिए गुजरात के साबरमती को चुना गया। इस महोत्सव के प्रथम प्रवेश के लिए किसे चुना गया? गुजरात राज्य के साबरमती को चुना गया। यहीं से महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च हुई थी। दांडी मार्च कब से कब तक? 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक दांडी मार्च शुरू हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। और 15 अगस्त 2022 तक 75 सप्ताह पूरे भारत के सभी राज्यों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। तो 15 अगस्त 2022 तक 75 सप्ताह पूरे भारत के सभी राज्यों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके उपलक्ष्य में ये आप ध्यान रखेंगे, 75 सप्ताह पूरे होने के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन है आपका, कादम्बरी महाकाव्य में राज्य की किस प्रजाति का उल्लेख मिलता है? तो देखिए, कादम्बरी महाकाव्य, इसके रचनाकार कौन थे पूछा जा सकता है। कादम्बरी महाकाव्य के रचनाकार थे कौन? बाणभट्ट कादम्बरी महाकाव्य के रचनाकार थे। और कादम्बरी महाकाव्य में राज्य की किस प्रजाति का उल्लेख किया गया है? किरात प्रजाति का। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, किरात प्रजाति से पहले उत्तराखंड में किस प्रजाति का आधिपत्य था? कोल प्रजाति का आधिपत्य हुआ करता था उत्तराखंड में किरात प्रजाति से पहले। और किरातों को किन्नर, ध्यान दीजिएगा, इनको किन्नर या कीर भी कहा जाता है। स्कंद पुराण में किरातों को क्या कहा जाता है ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और देखिए, किरातों की भाषा की अगर हम बात करें तो ये लोग कौन सी भाषा? मुंडा भाषा बोलते हैं। और बाणभट्ट के कादम्बरी महाकाव्य, बाणभट्ट का कादम्बरी महाकाव्य राज्य में किरातों के निवास की पुष्टि करता है। और इसके अलावा एक पॉइंट और ध्यान में रखिए कि कालिदास का जो रघुवंश महाकाव्य है इसमें भी किरातों का वर्णन मिलता है। किसमें? कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में। अगला क्वेश्चन है आपका, गढ़वाल नवयुवक सम्मेलन नामक संगठन की स्थापना कब हुई? देखिए, गढ़वाल नवयुवक सम्मेलन नामक संगठन जो है इसकी स्थापना की गई वर्ष 1921 ईस्वी में। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गढ़वाल नवयुवक सम्मेलन नामक संगठन की स्थापना वर्ष 1921 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा द्वारा इसकी स्थापना की गई। और वर्ष 1918 ईस्वी में इन्होंने गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना में भी मुख्य योगदान दिया। किसने? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने। और इन्हें गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि बताइए गढ़ केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं कौन? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अगला क्वेश्चन है आपका, सिरमौही का किला किस जनपद में स्थित है? देखिए, सिरमौही का किला स्थित है आपके किस जनपद में? चंपावत जनपद में। ऑप्शन फर्स्ट ये आपका करेक्ट आंसर है। चंपावत जिले के लोहाघाट तहसील में स्थित ग्राम सिरमौली में सिरमौही का प्राचीन किला है। और इसके अलावा देखिए, बाणासुर किला भी आपके, बाणासुर नाम का जो किला है ये भी कहाँ पर स्थित है? चंपावत में ही लोकेटेड है। और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इसका निर्माण बाणासुर नामक दैत्य राजा ने कराया था। और स्थानीय भाषा में इसको क्या कहा जाता है? बाणासुर के किले को मारकोट इसको स्थानीय भाषा में कहा जाता है। अगला देखिए, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही
कौन मेहनत लगती है आपके सेशन को बनाने में, तो आप सभी लोग सपोर्ट जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगता है। देखिए आपकी ही डिमांड पर इसमें हिंदी भी इंक्लूड की गई है और भी आपके और क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं ताकि आपको काफ़ी हेल्प मिल सके आपके आगामी एग्ज़ाम में। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग सपोर्ट कीजिए स्टडी विद एम को। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी तक तो कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये यूट्यूब चैनल है। कोई भी आपको अपडेट होती है तो सबसे पहले अपडेट कराया जाता है स्टडी विद एम के द्वारा, साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट क्लासेस भी आपके आगामी एग्जाम के रिगार्डिंग आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है। अगला देखिए, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो जगमोहन सिंह नेगी जो हैं ये उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए जगमोहन सिंह नेगी, इनका संबंध कहाँ से था? पौड़ी गढ़वाल से इनका संबंध था। और देखिए उमराव सिंह की अगर हम बात करें तो उमराव सिंह जो हैं ये किस आंदोलन के प्रणेता थे? डाडा मंडी आंदोलन। डाडा मंडी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? उमराव सिंह। पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहते हैं आपका जो मेरे ख्याल से अपर पीसीएस का एग्ज़ाम था या फिर कोई और एग्ज़ाम था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कल्याण सिंह रावत किस आंदोलन से संबंधित थे या मैती आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इस तरीके के क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है डाडा मंडी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? उमराव सिंह रावत। इसके अलावा अनिल जोशी की अगर हम बात करें तो अनिल जोशी इन्होंने हेस्को की स्थापना की थी। हेस्को की स्थापना किसने की थी? अनिल जोशी ने। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रांतेश्वर महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्रांतेश्वर महादेव मंदिर ये स्थित है आपके चंपावत जिले में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चंपावत नगर के पूर्व में क्रांतेश्वर महादेव को समर्पित यह मंदिर एक ऊंचे पर्वत शिखर पर स्थित है। इसे कूरमा पद, इसको कूरमा पद या कानदेव, कानदेव, कूरमा पद या कानदेव के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि कूरमा पद या कानदेव नाम से कौन सा मंदिर जाना जाता है तो आपको पता रहना चाहिए क्रांतेश्वर मंदिर जाना जाता है जो कि आपके चंपावत जनपद में स्थित है। अगला देखिए, जौनसारी महिलाओं द्वारा दीपावली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो देखिए जौनसारी महिलाओं द्वारा दिवाली के अवसर पर गाया जाता है कौन सा गीत? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर है सैना गीत। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जौनसारी महिलाओं द्वारा दीपावली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है सैना गीत। सैना गीत जौनसार में दिवाली के अवसर पर मायके में सभी सहेलियों के मिलन पर जो महिलाएं हैं वो गाती हैं। और ठुलखेत गीत की अगर हम बात करें तो ठुलखेत गीत आपका कुमाऊं में पुरुषों द्वारा जन्माष्टमी के अवसर पर गाया जाता है। इसके अलावा आपका भगनौल गीत की अगर हम बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र में गाया जाने वाला अनुभूति प्रधान गीत है भगनौल गीत। और कुलचार गीत जो है इसको औजी जाति के, किस जाति के? औजी जाति के लोग मांगलिक अवसर पर गाते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखिए, उत्तराखंड राज्य चिन्ह में गंगा की कितनी लहरों को दर्शाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए उत्तराखंड राज्य चिन्ह जो है इसमें गंगा की कितनी लहरों को दर्शाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 लहरों को। गंगा की 4 लहरों को इसमें दर्शाया गया है। राज्य के शासकीय कार्यों में राज्य चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और राजकीय चिन्ह में एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियों को दर्शाया गया है एवं उसके नीचे गंगा की 4 लहरों को दर्शाया गया है। और बीच वाली चोटी में अशोक की लाट को अंकित किया गया है जिसके नीचे क्या लिखा गया है? सत्यमेव जयते लिखा गया है। और सत्यमेव जयते जो है यह शब्द कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। तो ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका,
अगला है आपका मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखिए मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, इस पंक्ति में अलंकार है कौन सा अलंकार, मानवीकरण अलंकार। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, मानवीकरण इसमें अलंकार है मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के में। तो देखिए जब जड़ पदार्थों वस्तुओं व प्रकृति को मानवीय व्यवहार करते हुए प्रकट किया जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे कि देखिए मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, देखिए मेन मेघ जो है, मेघ यानी बादल जो है, ये बन ठन के सवर के तो आते नहीं है, लेकिन एक मानवीय अभिव्यक्ति यहाँ पर की गई है, मानव के द्वारा ऐसा बोला गया है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए नेत्र मिलिलन करती मानव प्रकृति प्रबुद्ध होने लगी, तो ये भी आपका यहाँ पर भी हो जाएगा कौन सा अलंकार, मानवीकरण अलंकार। तो देखिए जिसमें मानव द्वारा अपनी खुद की अभिव्यक्ति की जाती है तो उसके लिए वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अगला देखिए लौकिक का विलोम शब्द है। देखिए लौकिक का विलोम शब्द आपको बताना है, जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट करके बताएं, और लौकिक का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए लौकिक का विलोम शब्द हो जाएगा अलौकिक। अगला क्वेश्चन है आपका आर प्रत्यय से शब्द बनेंगे, आर प्रत्यय अगर किसी शब्द में जोड़ देंगे तो कौन से शब्द बनेंगे, ये आपको पता रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर प्रत्यय से कौन कौन से शब्द, लोहा लुहार, सोना सुनार, तो दोनों शब्द बनेंगे आर प्रत्यय से। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, क और ख दोनों। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए लोहा लुहार और सोना सुनार, ए और पहला और दूसरा आपका क और ख दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही आंसर है। प्रत्यय की बात करें तो प्रति धन ऐ, प्रति धन ऐ के योग से बना है आपका प्रत्यय, जिसका अर्थ होता है पीछे चलना। प्रत्यय का अर्थ होता है पीछे चलना। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन व विशेषता लाते हैं, लेकिन प्रत्यय जो होते हैं इनका अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता है, ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। तो पीछे से जो लगते हैं, जो शब्दांश के पीछे लगते हैं उनको क्या कहा जाता है, प्रत्यय कहा जाता है। तो आपके लोहा में कौन सा प्रत्यय लगा दिया, आर प्रत्यय लगा दिया गया, तो आपका क्या हो गया लुहार, लोहार या लुहार। सोना सुनार आपका प्रत्यय इसमें आर प्रत्यय लगाने पर हो गया। अगला देखिए जिस सर्वनाम में किसी निश्चित प्राणी या वस्तु आदि का बोध होता है वह कहलाता है। तो देखिए जिस सर्वनाम में किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध होता है वह क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। देखिए जहाँ पर हमें किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता वहाँ कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, यानी कि उसने कुछ नहीं खाया, हमको पता नहीं है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया उसने कुछ नहीं खाया, तो उसने कुछ नहीं खाया। इसके अलावा कोई पूछे तो क्या बोलोगे, ये भी आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो आपका जिस सर्वनाम में किसी निश्चित प्राणी या वस्तु आदि का बोध नहीं होता है, या हम थोड़ा सा एज्यूम कर लेते हैं, ऐसे ही इमेजिन कर लेते हैं, तो वहाँ पर कौन सा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अगला देखिए सुबोध सुगम और सुपुत्र में कौन सा उपसर्ग है, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए कुछ मिसप्रिंट हो जाते हैं आप यहाँ पे टाइप करने में, तो माफ़ कीजिएगा उसके लिए, आप सभी लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सुबोध सुगम और सुपुत्र में कौन सा उपसर्ग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सु। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं। ध्यान रखिएगा उपसर्ग हमेशा
शब्द के आरंभ में लगते हैं, प्रत्यय जो है वो अंत में लगते हैं। तो आपको सभी चीज़ें ध्यान रखने हैं, तभी आप क्वेश्चन को करेक्ट कर पाएँ। हिंदी में ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको ध्यान में रखनी होती हैं। तो अगर आपको पता होगा कि उपसर्ग शब्दों के पहले लगते हैं तो आप वहीं पे करेक्ट कर लेंगे। तो सुबोध, आपका सुबोध, सुगम और सुपुत्र में कौन सा उपसर्ग है? सु उपसर्ग है। इसके अलावा देखिए अत्यधिक की बात करें तो अति धन अधिक के योग से बना होता है अत्यधिक। और अनुचर की बात करें तो ये अनुधन चर के योग से बना होता है। तो इसमें भी उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा अनुचर में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। उपसर्ग जो हैं ये आपके सबसे पहले लगते हैं शब्दों के। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? देखिए पृथ्वी के वायुमंडल, पृथ्वी का जो वायुमंडल है इसका सर्वाधिक जो घनत्व होता है ये कहाँ पर होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सौभ मंडल में। सौभ मंडल में सर्वाधिक घनत्व होता है पृथ्वी के वायुमंडल का। सौभ मंडल की बात करें तो पृथ्वी की सतह से सबसे नज़दीक होती है, सबसे नज़दीक होता है सौभ मंडल, और इसकी ऊंचाई जो है विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर घटती है। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सौभ मंडल की जो ऊंचाई है ये विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर घटती है, और सभी मौसमी घटनाएं जो हैं ये इसी परत में ही संपन्न होती है। किस परत में? सौभ मंडल में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह महासागर कौन सा है जिसके तल के क्षेत्र सर्वाधिक हैं? तो देखिए किसका तल का क्षेत्र सर्वाधिक है? इनमें से आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के तल का क्षेत्र जो है ये सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा जो स्थायी रूप से मुख्य मेमोरी में रहता है तो वह क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए आपका कंप्यूटर का ये क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखें। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा जो स्थायी रूप से मुख्य मेमोरी में रहता है ये क्या कहलाता है? कर्नल कहलाता है। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद जो है इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1958 ईस्वी में। ऑप्शन 4 तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद यानी NPC एक स्वायत्त निकाय है जिसकी स्थापना वर्ष 1958 ईस्वी में उद्योगों की उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से की गई थी, और यह उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक विधियों एवं तकनीकों का उपयोग कर उत्पादन संबंधी जागरूकता पैदा करने का प्रयास करता है, और उत्पादकता को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों में अधिक उत्पादकता के लिए NPC यानी राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद पुरस्कार दिए जाते हैं। तो उत्पादकता को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? NPC यानी राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद पुरस्कार। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, एक इकाई के रूप में माने जाने वाले संचालित रिकॉर्ड की संख्या को क्या कहा जाता है? ये भी आपका कंप्यूटर का ही क्वेश्चन है, तो इसको भी ध्यान रखिए। एक इकाई के रूप में माने जाने वाले संबंधित रिकॉर्ड की संख्या को कहा जाता है क्या? फाइल्स। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो देखिए आज के इस सेशन में सभी क्वेश्चन कोशिश की गई है हमारे द्वारा इंक्लूड करने की। आई होप आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आज का ये सेशन आपको पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।